मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एंडी डुफ्रेन, जो अभी अदालत पे है और उस पर कार्रवाई की जा रही है कि उसने 2 लोगों का खून किया है और वो 2 लोग हैं उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का प्रेमी। लेकिन एंडी कहता है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा। उसके दिल में एक ख्याल आया था कि वो अपनी पत्नी को मार दे। इसके लिए उसने बंदूक भी खरीदी थी, लेकिन जल्दी उसे ये बात महसूस हो गई कि वो अपनी पत्नी से अभी भी प्यार करता है, इसीलिए उसने उस बंदूक को एक नदी में फेंक दिया। फिर इस बात को सुनते ही वकील कहता है कि पिछले 3 दिनों से पुलिस ने उस पूरी नदी को छान मारा, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी बंदूक नहीं मिली। फिर उसके बाद वो वकील एंडी के खिलाफ बहुत सारे सबूत पेश करता है, जिससे जज को ये बात माननी पड़ती है कि एंडी ने ही ये खून किया है और इसीलिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। फिर हमारे सामने सीन आता है शॉशैंक जेल का और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रेड। और आज रेड के पैरोल की सुनवाई होने वाली है, क्योंकि रेड बहुत ही छोटी सी उम्र में इस जेल में आया था और उसे यहाँ पे बहुत ही वक्त बीत चुका है, मतलब कि एक अरसा बीत चुका है। और अब रेड का ये मानना है कि वो बिल्कुल बदल चुका है और अब वो किसी भी किस्म का कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। फिर उसकी कार्यवाही शुरू होती है और वहाँ बैठे लोग रेड से पूछते हैं कि हमें आखिर क्यों आपको रिहा करना चाहिए। और रेड वही घिसी पिटी बात कहता है और उसका पैरोल एक बार फिर से रिजेक्ट हो जाता है। इससे पहले भी उसके पैरोल कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं। फिर जब रेड यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि नए कैदियों को लेकर की गाड़ी आ रही है और जब कैदियों को गाड़ी से उतारा जा रहा होता है तब ये सारे कैदी एक दूसरे से शर्त लगते हैं और ये शर्त होती है कि आज रात इनमें से कौन सा कैदी रोएगा और इसके लिए वो 2-2 सिगरेट की शर्त लगते हैं। और रेड यहाँ पे एंडी पे शर्त लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम है और वो बहुत ही अमीर घर का है, इसीलिए वो जल्दी टूट जाएगा। फिर सारे कैदियों को अंदर लेकर के जाया जाता है और उन्हें एक लाइन पर खड़ा कर दिया जाता है। तभी यहाँ पे आता है इस जेल का वार्डन यहाँ पे सारे लोगों को बताता है कि अगर वो अनुशासन में रहेंगे तब उन्हें कभी कोई चोट नहीं पहुँचाई जाएगी, लेकिन एक बार उन्होंने अनुशासन को तोड़ा तब वो सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कितनी कड़ी सजा दी जाएगी। फिर इन्हें अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। फिर रात होती है और सारे के सारे कैदी चिल्लाने लगते हैं और वो नए कैदियों को डराने लगते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से चिढ़ा रहे होते हैं ताकि इनमें से कोई टूटे और फुट फुट के रोए। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फुट फुट के रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने घर। और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वहाँ पे सारे गार्ड्स आते हैं और वो उस आदमी को इतना मारते हैं कि वो आदमी बेहोश हो जाता है। और ये सब देखने के बाद रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रेड अपनी शर्त हार चुका था। फिर हम एंडी को खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ पे एंडी की मुलाकात होती है ब्रुक्स हेडलिन से। और ब्रुक्स बहुत ही दिनों से इस जेल में है। ब्रुक्स इस जेल में सन 1900 में आए थे और आज का वक्त है 1947। ब्रुक्स इस जेल में बहुत ही खुश हैं, इसीलिए वो यहाँ पे लाइब्रेरी में काम करते हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी एक दिन पहुँचता है रेड के पास और वो रेड से कहता है कि मुझे पता चला है कि बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो तुम मंगवा सकते हो। तब रेड कहता है कि हाँ मंगवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। फिर एंडी कहता है कि मुझे एक रॉक हैमर चाहिए, मतलब कि हथौड़ा। फिर इस बात को सुनते ही रेड एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए। तब एंडी कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। फिर रेड कहता है कि अगर तुम कोई सिगरेट मंगवाते तब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तुम एक ऐसी चीज मंगवा रहे हो जो कि लोगों के लिए घातक हो सकती है। फिर एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ा तुम्हारे हाथ में आएगा उसके बाद तुम्हें अपने ही शब्दों पे हंसी आएगी कि वो हथौड़ा घातक कैसे है। फिर रेड एंडी को कहता है कि कहीं तुम किसी को मारने वाले तो नहीं उस हथौड़े से। तब एंडी कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है। फिर रेड कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। फिर वो कुछ लोगों को दिखाता है और कहता है कि हम उन्हें सिस्टर्स बुलाते हैं और उनकी बुरी नजर तुम पे है। तब एंडी कहता है कि मैं समलैंगिक नहीं हूँ। फिर रेड कहता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी जोर जबरदस्ती से अपने हवस का शिकार बना लेते हैं। फिर रेड दूसरे दिन वो हथौड़ा मंगवा देता है और जब वो उस हथौड़े को देखता है तो उसे खुद हंसी आती है, क्योंकि हथौड़ा आकार में बहुत ही छोटा होता है और यह हथौड़ा जल्दी एंडी के पास भी पहुँच जाता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी को लॉन्ड्री का काम मिलता है और जब एक दिन एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तभी सिस्टर्स का ग्रुप उसे पकड़ लेता है। एंडी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं और अंत में वो एंडी के साथ दुष्कर्म कर ही देते हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और वो हमेशा ही एंडी के साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। इसी तरीके से 2 साल का वक्त बीत जाता है और अब वक्त आ जाता है 1949 का और यहाँ पे सारे कैदियों के सामने इस बात की अनाउंसमेंट की जाती है कि छत की मरम्मत करवानी है और उसके लिए उन्हें 12 लोगों की जरूरत है और जितने भी लोग छत पे काम करना चाहते हैं वो सब अपना नाम एक
पर्ची पे लिखे और उस पर्ची को एक डिब्बे में डाल दे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे पता चलता है कि बहुत से लोग छत पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ही ज्यादा पर्चियां हो जाती है। तब जेल वाले लोग ये डिसाइड करते हैं कि लॉटरी सिस्टम से सबका नाम निकालेंगे। लेकिन रेड यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो गार्ड्स को घूस दे करके अपने समूह के सारे लोगों का नाम निकलवा लेता है। लेकिन किस्मत से यहाँ पे एंडी का नाम भी निकल आता है। फिर ये सारे लोग छत पे काम करने लगते हैं और इनकी जिम्मेवारी का काम मिलता है एक कैप्टन हेडली को, जो कि बहुत ही क्रूर है और वो कैदियों को बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है। फिर जब ये सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तब हेडली अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अभी अभी मेरे भाई ने मेरे नाम पे $30,000 छोड़े हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पैसे सरकार ले लेगी, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। और इन सारी बातों को एंडी सुन लेता है और वो हेडली के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पे विश्वास करते हो कि वो तुम्हारे साथ रहेगी। और इस बात को सुनते ही हेडली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एंडी को छत से फेंकने की धमकी देता है। तभी एंडी कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी, तब तुम अपने सारे पैसे अपनी पत्नी के नाम पे जमा करवा सकते हो और तुम्हें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की योजना है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को पूरी जिंदगी के दौरान कभी भी $60,000 का उपहार दे सकता है और उस पे उसे किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एंडी ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सारा काम फ्री में कर दूंगा, अगर तुम किसी वकील के पास जाओगे तो वो तुमसे बहुत सारे पैसे लेगा। फिर हेडली कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तब एंडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला दो। फिर हेडली इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि एंडी कितना काबिल बैंकर था। और थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ बैठे सारे लोग बियर पी रहे हैं, लेकिन एंडी एक कोने में बैठा इन सबको देख रहा है और मन ही मन खुश हो रहा है। हेवुड उसे भी बियर देने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी कहता है कि उसने शराब छोड़ दी है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद रेड और उसके समूह के सारे लोग एंडी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी और रेड अच्छे दोस्त बनते जाते हैं। फिर रेड एक दिन एंडी से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा था। तब एंडी कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। और इतना कहने के बाद वो रेड से भी पूछता है कि तुम यहाँ पे किस चीज के लिए हो। और रेड कहता है खून के लिए। और फिर रेड ये भी कहता है लेकिन मैंने वो खून नहीं किया और मैं भी बेगुनाह हूँ तुम्हारी तरह। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि इस जेल के सभी लोग बेगुनाह हैं। फिर रात में सारे लोग मूवी देख रहे होते हैं और ये सारे लोग रीटा हैवर्ट्स की मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंडी आता है और वो रेड से आकर कहता है कि उसे रीटा हैवर्ट्स की एक पोस्टर चाहिए। और इतना कहने के बाद एंडी जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, सिस्टर्स का ग्रुप उसे फिर से पकड़ लेता है और वो उसके साथ फिर से दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन एंडी इस बार उनसे लड़ने की कोशिश करता है और उन्हें धमकी भी देता है। फिर इस बात को सुनते ही वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एंडी को बहुत ही पीटते हैं, लेकिन आज वो उसके साथ कुछ नहीं करते। लेकिन एंडी यहाँ पे इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन सिस्टर्स के ग्रुप के मुखिया को 1 सप्ताह के लिए एक अंधेरे तहखाने में डाल दिया जाता है। और 1 सप्ताह के बाद जब वो उस तहखाने से निकलता है तब हेडली उसे इतना मारता है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद एंडी जेल में वापस आता है। तब उसे अपने ही बिस्तर पे रीटा हैवर्ट्स की एक तस्वीर मिलती है और ये एक वेलकम गिफ्ट होता है रेड की तरफ से। उसे इस पोस्टर के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन वार्डन आता है एंडी के कमरे में और उसके साथ हेडली भी होता है। हेडली पूरे रूम की तलाशी लेने लगता है क्योंकि इस जेल का नियम यही है। तभी वार्डन की नजर पड़ती है रीटा हैवर्ट्स की पोस्टर पे और इसे देखने के बाद वार्डन कहता है कि मैंने तो इसकी अनुमति नहीं दी। और इतना कहने के बाद वार्डन हंसता है और कहता है कि कोई बात नहीं। दरअसल वार्डन यहाँ पे एंडी को देखने आया था क्योंकि हेडली ने उसे बताया था कि एंडी कितने काम का आदमी है। तभी वार्डन एंडी के हाथ में बाइबल देखता है और उसे देखने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो बाइबल के बारे में कुछ सवाल करता है एंडी से। फिर वार्डन बताता है कि उसकी सबसे फेवरेट लाइन कौन सी है बाइबल में। तब एंडी उसे एग्जैक्ट बता देता है कि ये लाइन कौन से पन्ने पे है। और यहाँ पे वार्डन एंडी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वार्डन एंडी को बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी को लॉन्ड्री तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसीलिए अब मैं तुम्हें लाइब्रेरी का काम सौंप रहा हूँ। फिर एंडी को लाइब्रेरी में देख के ब्रुक्स बहुत ही खुश होते हैं। तभी हेडली वहाँ पे एक और गार्ड को लेकर आता है और वो उसे एंडी से मिलवाता है और वो गार्ड भी अपनी कुछ
कुछ परेशानी लेकर के एंडी के पास आया होता है और एंडी उसकी परेशानी को भी बहुत ही जल्द खत्म कर देता है। फिर धीरे धीरे एंडी की काबिलियत की बात हर जगह फैलती जाती है और देखते ही देखते एंडी के पास लोगों की लाइन लगने लगती है। फिर सारे लोग उससे काम करवाते हैं और एंडी के पास इतना ज्यादा काम भर जाता है कि उसे अपने लिए एक असिस्टेंट रखना पड़ता है। फिर रेड उसके असिस्टेंट का काम करता है। इसी बीच एंडी देखता है कि लाइब्रेरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं आता और कोई यहाँ की किताबें भी नहीं पढ़ता। फिर वो वार्डन के पास जाता है और कहता है कि हमें और भी फंड की जरूरत है लाइब्रेरी के लिए। फिर वार्डन कहता है कि सरकार ने बहुत ही पहले पैसे देने बंद कर दिए हैं लाइब्रेरी के लिए। तब एंडी कहता है कि मैं सरकार को खत लिखना चाहता हूँ। फिर वार्डन कहता है कि ठीक है, अगर तुम खत लिखना चाहते हो तो लिखो, मैं उन्हें भिजवा दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी हमेशा ही सरकार को खत लिखता है। इसी बीच एक दिन एंडी को पता चलता है कि ब्रुक्स ने हेवुड के गले में चाकू रख दिया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी एंडी और रेड वहाँ पे जाते हैं और वो उन्हें समझाते हैं। फिर वो हेवुड को छोड़ देते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि वो ब्रुक्स को रिहा कर रहे हैं और ब्रुक्स इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि ब्रुक्स इस जेल में पिछले 50 सालों से है और वो बिल्कुल भी भूल चुके हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है और बाहर की दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। लेकिन ब्रुक्स को ना चाहते हुए भी इस जेल से बाहर निकलना पड़ता है और ब्रुक्स यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उन्हें बार बार जेल की याद आती है और वो जेल में वापस आना चाहते हैं। इसीलिए कभी कभी वो सोचते हैं कि वो कोई क्राइम करे जिसके लिए उन्हें जेल में वापस डाल दिया जाए। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई भी क्राइम नहीं करना चाहते और वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते जाते हैं। उनकी हर रोज की जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी होती है। फिर एक दिन वो सारी चीजों से तंग आ जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं और मरने से पहले उन्होंने जेल के नाम पे एक खत लिखा होता है जिसे रेड पढ़ता है और पढ़ने के बाद सारे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तभी एक दिन एंडी को बताया जाता है कि सरकार ने उसके खत का जवाब दिया है और सरकार ने उसे $200 का चेक भी भेजा है और उसके साथ साथ बहुत सारी किताबें और लाइब्रेरी की चीजें भी भेजी हैं। और सरकार ने खत में ये भी लिखा होता है कि अब हमें दोबारा खत मत लिखना। फिर जब एंडी इन सारी लाइब्रेरी की चीजों को चेक कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है और उसे देखते ही एंडी खुश हो जाता है और उसके बाद वो उसमें एक सॉन्ग प्ले करता है और जेल का माइक ला करके उसी म्यूजिक प्लेयर के पास रख देता है ताकि सारे कैदी इस सॉन्ग को सुन पाए और सारे कैदी इस सॉन्ग को सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वार्डन बाहर आ जाता है और वो कहता है कि अभी के अभी इस सॉन्ग को बंद करो, लेकिन एंडी उस सॉन्ग को बंद नहीं करता और वो सॉन्ग बजते ही जाता है। तभी अंत में दरवाजे को तोड़कर वो लोग अंदर आ जाते हैं और एंडी को पकड़ लेते हैं और वो एंडी को सजा भी देते हैं। लेकिन एंडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि उसने कैदियों को थोड़ी देर के लिए सुकून दिया है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी को इस जेल में 10 साल हो जाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए और भी ज्यादा फंड्स आने लगते हैं और एंडी इस लाइब्रेरी को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इस लाइब्रेरी में बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही नई नई किताबें होती हैं और उसके साथ यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम भी होता है जिससे कैदी सॉन्ग सुन सकते हैं। तभी जेल में एक और अनाउंसमेंट होती है कि अब यहाँ के कैदियों को बाहर काम करवाने के लिए ले जाया जाएगा और कैदी भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा और ये काम चलते जाता है। लेकिन इस काम से सबसे ज्यादा फायदा होता है वार्डन को और वार्डन इस काम से बहुत सारे पैसे बनाने लगता है। लेकिन वो सारा का सारा काला धन होता है और उन काले धन को सफेद में बदलने की जिम्मेवारी होती है एंडी की। फिर वार्डन ऐसे ही बहुत सारे पैसे बनाते जाता है। तभी एक दिन रेड एंडी से सवाल करता है कि तुम वार्डन के सारे पैसों को सफेद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वार्डन किसी दिन पकड़ा नहीं जाएगा? तब एंडी उसे पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि मैंने वार्डन के काम में वार्डन का एक पार्टनर बनाया है, लेकिन वो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कागजों में जिंदा है, असल जिंदगी में उसका कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन हमने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो कागजों में जिंदा है और ये सारे के सारे पैसे उसी के नाम पे जमा होते हैं। तो अगर किसी दिन पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो लोग ऐसे आदमी को ढूंढ रहे होंगे जो कि है ही नहीं और इसीलिए कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और इस बात को सुनकर रेड बहुत ही हंसता है। तभी इस जेल में एक और नए कैदियों की गाड़ी आती है
और इस जेल में बहुत सारे नए कैदी आते हैं। लेकिन इन्हीं कैदियों के बीच एक खास लड़का होता है जिसका नाम है टॉमी। टॉमी बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है, इसीलिए सारे लोगों से उसकी दोस्ती बहुत ही जल्दी हो जाती है और हमें पता चलता है कि टॉमी की शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बच्ची है। और जब एक दिन वो सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं तब वो सबको बताता है कि वो बहुत दिनों से चोरी कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ के बहुत से जेल में गया है और इस बार भी वो चोरी की वजह से ही पकड़ा गया है। तभी इन सारी बातों को सुनने के बाद एंडी कहता है कि अगर तुम बार बार चोरी करने के बाद पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस काम को छोड़ देना चाहिए। और टॉमी को ये बात बहुत पसंद आती है और वो अगले दिन पहुँचता है एंडी के पास और एंडी से कहता है कि मैं सारे बुरे काम छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? फिर एंडी कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर एंडी टॉमी को पढ़ाना शुरू करता है। टॉमी भी बहुत ही तेजी से सारी चीजों को सीख रहा होता है और धीरे धीरे टॉमी बहुत सारी चीजें सीख जाता है। वो अच्छा पढ़ने और लिखने लगता है। तब एंडी डिसाइड करता है कि वो उसका एग्जाम लेगा और वो इसके पेपर को बोर्ड को भेजेगा ताकि उसे डिग्री मिल सके। लेकिन जब टॉमी का एग्जाम शुरू होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते टॉमी एकदम से पागल सा हो जाता है और कहता है कि मैं अब तक सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा था क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और इतना कहने के बाद वो आंसर शीट को एक डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एंडी उस आंसर शीट को उठा लेता है। फिर टॉमी पहुंचता है रेड के पास और उसे सारी बातें बताता है और वो रेड से पूछता है कि एंडी जेल में क्यों है। तब रेड उसे बताता है कि अपनी पत्नी के खून के लिए। लेकिन जेल में आने से पहले एंडी की लाइफ बहुत ही अच्छी थी। वो एक बहुत ही काबिल बैंकर था, लेकिन उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चलने लगा और उसके बाद उन दोनों का खून हो गया और अदालत ने एंडी को दोषी माना और यहाँ भेज दिया। फिर इस बात को सुनते ही टॉमी एकदम से चौंक जाता है और एंडी को बुलवाता है और कहता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था और वहाँ मुझे एक मुजरिम मिला था और वो अपनी कहानी सुनाने लगा और उसने बताया कि जब वो एक घर में चोरी कर रहा था तभी वहाँ का मालिक उसे मारने लगा और उस आदमी को गुस्सा आ गया, इसीलिए उस आदमी ने उसे मार दिया और उसकी पत्नी को भी। लेकिन थोड़े वक्त के बाद उसे पता चला कि वो घर उसका था ही नहीं और ना ही वो औरत उसकी पत्नी थी जिसे उसने मारा था, बल्कि वो औरत एक बैंकर की पत्नी थी और सरकार ने उस बैंकर को जेल में डाल दिया उन दोनों के खून के इल्जाम में। और इन सब बातों को सुनते ही एंडी एकदम से चौंक जाता है और वो पहुंचता है वार्डन के पास और उसे पूरी बात बताता है। लेकिन वार्डन इस बात को मानने से मना कर देता है और कहता है कि जेल में ऐसी कहानियां हमें रोज सुनने मिलती है और वो बिल्कुल भी एंडी की बातों पर भरोसा नहीं करता। और वार्डन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अगर एंडी बाहर चला गया तो उसका सारा काम खराब हो जाएगा और शायद उसके सारे पैसे भी पकड़े जाएं। लेकिन वार्डन की बातों को सुनने के बाद एंडी भी इस बात को समझ जाता है और वो वार्डन से कहता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया फिर भी तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। लेकिन वार्डन फिर भी इस बात को नहीं मानता और इसे देखने के बाद एंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने वार्डन की इतनी हेल्प की है, फिर भी वार्डन उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए एंडी वार्डन को गाली देता है। फिर वार्डन अपने गार्ड से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दो और उसे 1 महीने के लिए बंद भी कर दिया जाता है। तभी टॉमी के नाम पे एक खत आता है। जब सारे लोग उस खत को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि टॉमी पास हो गया है, मतलब कि एंडी ने उसके आंसर शीट को पोस्ट कर दिया था। और इन सारी चीजों को देखने के बाद टॉमी बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वार्डन ने उसे बुलाया है। फिर टॉमी को जेल से बाहर लेकर के जाया जाता है और वहाँ पे वार्डन उससे पूछता है कि तुमने एंडी को जितनी भी बातें बताई है क्या वो सारी बातें सच है? और टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल सच है। फिर वार्डन कहता है कि अगर मैं तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए कहूँ तो क्या तुम गवाही दोगे? तब टॉमी कहता है कि हाँ बिल्कुल गवाही दूंगा। और इस बात को सुनते ही वार्डन हेडली की तरफ इशारा करता है और हेडली टॉमी को शूट कर देता है। इसका मतलब ये है कि वार्डन चाहता ही नहीं कि एंडी कभी बाहर जाए और उसका राज राज ही बना रहे। और टॉमी को मारने के बाद ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इन लोगों ने उसे जेल से बाहर बुलाया था। फिर वार्डन पहुंचता है एंडी के पास और उसे सारी बात बताता है कि टॉमी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और मजबूरी में हमें उसे शूट करना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद एंडी समझ जाता है कि वार्डन ने ही टॉमी को मरवाया है
और उसे ये बात पता चल चुकी है कि वार्डन कितना वाहियात आदमी है। इसीलिए वो वार्डन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम्हें अपना काम जिससे करवाना है तुम उससे करवा लो। फिर वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं इस जेल को तुम्हारे लिए नर्क बना दूंगा। और इतना कहने के बाद वार्डन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो अपने आदमियों से कहता है कि एंडी को यहाँ पे 1 महीने के लिए और रखो ताकि उसे सोचने का और भी समय मिल सके। और अब एंडी को दूसरा महीना भी यहीं पे गुजारना पड़ेगा। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और पूरे जेल में खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है और वो पिछले 20 सालों से यहाँ पे सजा काट रहा है। तभी हम एंडी को देखते हैं जो कि रिहा हो चुका है और एक दिन वो रेड के पास बैठ के कहता है कि अगर मैं कभी यहाँ से आजाद हो गया तो मैं मैक्सिको जाऊंगा और वहाँ के बीच पे एक अपनी छोटी सी होटल खोलूंगा और मैं अपने पास कुछ नाव भी रखूंगा जिसमें मैं टूरिस्टों को घुमाऊंगा और कभी कभी मछलियाँ भी पकड़ा करूंगा। लेकिन मुझे वहाँ पर एक जुगाड़ू आदमी की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे लिए बाहर से सामान लाया करे। और यहाँ पे एंडी का इशारा होता है रेड की तरफ। फिर एंडी रेड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कभी यहाँ से आजाद हो पाओगे? तब रेड कहता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया फिर भी मैं यहाँ पे मौजूद रहूंगा क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो चुका रहूंगा कि मेरी आंखें बाहर का नजारा देख नहीं पाएगी क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन इसी 4 दीवारी के अंदर बिताया है और अब मैं भूल चुका हूँ कि इस 4 दीवारी की बाहर की दुनिया कैसी है। और रेड एंडी से कहता है कि तुम भी होश में आओ और मेक्सिको के बारे में सोचना बंद करो क्योंकि वो एक सपना है और अगर कोई चीज हकीकत है तो वो है ये जेल। और रेड ये भी कहता है कि उम्मीद बहुत ही बुरी चीज है। और अब एंडी यहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते रेड से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रेड कहता है कि हाँ बिल्कुल करूँगा। फिर वो रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि इस एड्रेस पे जाना, यहाँ पे एक खूबसूरत सा पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे एक दीवार है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को शादी के लिए पूछा था और उसने हाँ कह दिया था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ हसीन लम्हे बिताए। उसी पेड़ के पास जो दीवार है वहाँ पे तुम्हें एक अनोखा पत्थर मिलेगा और उसी पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि रिहा होने के बाद तुम वहाँ जाओ और जा करके देखो कि उस पत्थर के नीचे क्या है। फिर इतना कहने के बाद एंडी वहाँ से चला जाता है। फिर जब सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो सारे के सारे एंडी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि एंडी आजकल बहुत ही बदला बदला सा लगता है और वो किसी से बात भी नहीं करता और वो हमेशा ही परेशान नजर आता है। तभी हेवुड कहता है कि एंडी ने आज उससे रस्सी मांगी और मैंने उसे रस्सी दे भी दी। और ये सुनने के बाद रेड के होश उड़ जाते हैं। तभी हम एंडी को देखते हैं जो कि वार्डन के पास काम कर रहा है और काम करने के बाद वो वार्डन की सारी डायरिया वगैरह एक लॉकर में रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वार्डन उसे अपने जूते देता है और कहता है कि कल सुबह तक ये चमकने चाहिए। और इतना कहने के बाद वार्डन वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है, सारे लोग सोने लगते हैं लेकिन आज रेड को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे लगता है कि आज एंडी जरूर कुछ कर लेगा क्योंकि उसने एक रस्सी भी मांगी है। फिर रात बीतती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सारे लोगों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सारे लोग बाहर भी आने लगते हैं लेकिन रेड की नजर होती है एंडी के दरवाजे पर, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। फिर रेड इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी वहाँ का एक गार्ड बहुत ही गुस्से में जाता है एंडी के सेल की तरफ और वहाँ जाते ही उस गार्ड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि एंडी वहाँ से गायब है। तभी हम वार्डन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में है। तभी वो अपने जूते का डिब्बा खोलता है जिस जूते को उसने एंडी को पॉलिश करने के लिए दिया था और वो जैसे ही डिब्बे को खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर एंडी के जूते हैं और उसके जूते गायब है। तभी उसे पता चलता है कि एंडी जेल से गायब हो चुका है। फिर वो एंडी के सेल में पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पर एंडी सच में नहीं है। फिर वो कहता है कि जाओ और रेड को पकड़ के लाओ क्योंकि वो हमेशा ही एंडी के साथ रहता था। और रेड के आते ही वार्डन उससे पूछता है कि एंडी कहाँ है। फिर रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। इस बात को सुनकर वार्डन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो फिर एंडी कहाँ गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? और तभी वो एक पत्थर उठा करके फेंकता है उस पोस्टर पे जो पोस्टर इस कमरे में लगा है। तभी वो लोग देखते हैं कि पत्थर उस पोस्टर के अंदर चला गया और उस पोस्टर पर एक बड़ा सा छेद हो गया है और इस
इस चीज को देख के ये सारे लोग चौंक जाते हैं और जब वो लोग उस पोस्टर को फाड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस पोस्टर के अंदर एक बहुत ही बड़ी सुरंग बनी हुई है और इसे देखने के बाद सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर जल्द ही वार्डन बाहर एक टीम भेजता है ताकि वो एंडी को ढूंढ सके, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें एंडी नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ एंडी के कपड़े और उसका छोटा सा हथौड़ा मिलता है। ये वही हथौड़ा है जिससे एंडी ने पिछले 20 सालों में सुरंग को बनाया है। फिर हमें यहाँ पे एंडी की पूरी प्लानिंग देखने को मिलती है। जिस रात एंडी यहाँ से भागा था उस रात उसने वार्डन की वो डायरी चुरा ली जिसमें उसके सारे पैसों का हिसाब है और उसने उस डायरी की जगह पर अपनी बाइबल को रख दिया था और वार्डन को लगा कि हर रोज की तरह उसने सारी की सारी चीजों को लॉकर में रख दिया। लेकिन वार्डन के जाने के बाद एंडी ने वार्डन के कपड़े पहने और उसके ऊपर अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने वार्डन का जूता लिया और अपने सेल में पहुंच गया और जैसे ही रात हुई तो वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन अपने भागने से पहले उसने वार्डन के कपड़े और जूतों को एक पॉलीथीन में संभाल के रख लिया ताकि वो गंदे ना हो। फिर उस पॉलीथीन को अपने पैरों में बांध लिया एक रस्सी की हेल्प से, जो रस्सी उसे हेवुड ने दिया था। फिर वो पहले इस सुरंग से निकला, फिर उसने गटर की पाइप तोड़ी और पाइप टूटने की आवाज लोगों को इसीलिए सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि उस समय बिजली चमक रही थी। फिर वो उस गटर की पाइप के अंदर घुस करके वहाँ से बाहर निकलने लगा। ये गटर की पाइप बहुत ही लंबी होती है, इसकी लंबाई होती है 500 गज, मतलब कि 5 फुटबॉल ग्राउंड जितना। लेकिन एंडी इस गटर की पाइप को पार करता है और उसके बाद बाहर पहुंचता है, फिर खुली हवा में नहाता है। फिर वो उन साफ कपड़े और जूतों को पहनता है और अगले दिन पहुंचता है दर्जनों बैंकों में जहां पे वार्डन के सारे पैसे जमा है और एंडी उन सारे पैसों को निकाल लेता है क्योंकि उसके पास सबूत है। क्योंकि वार्डन ने जिस आदमी को अपना पार्टनर बना के सारे पैसे उसके नाम पे रखे हैं उसी आदमी की आईडी का यूज करता है एंडी, और इस गुमनाम आदमी का साइन भी एंडी ही किया करता था, इसीलिए एंडी को इन पैसों को निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंडी इसी चीज के लिए सालों से प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए उसने गुमनाम आदमी को वार्डन का पार्टनर बनाया। लेकिन एंडी का मन यहाँ पे सिर्फ पैसे लेकर के नहीं भरता, पैसे लेने के बाद वो सारे सबूतों को एक मीडिया के पास भेज देता है ताकि वार्डन इस केस में बुरी तरीके से फंस जाए। और ऐसा ही होता है। अगले दिन के पेपर में मीडिया वाले इस खबर को छाप देते हैं और जब पुलिस वार्डन को पकड़ने के लिए जाती है तभी वार्डन लॉकर खोल के देखता है और उसे लॉकर के अंदर एक बाइबल मिलता है और बाइबल देखते ही वो समझ जाता है कि आखिर एंडी ने उसके साथ क्या किया है। और वो जैसे ही बाइबल को खोलता है उसके अंदर उसे एंडी का मैसेज मिलता है और उसके साथ साथ हथौड़े के आकार की पट्टियां कटी हुई मिलती है, मतलब कि एंडी हथौड़े को हमेशा ही बाइबल में छुपा कर रखता था। तभी वार्डन देखता है कि वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच चुके हैं उसे अरेस्ट करने के लिए और इसीलिए वो बहुत ही चिढ़ जाता है और फिर अपने आप को ही शूट कर लेता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े टाइम के बाद रेड की फिर से पैरोल वाली इंटरव्यू होती है और उससे फिर से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि हमें आपको क्यों आजाद करना चाहिए। और आज रेड अपने दिल से जवाब देता है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप लोगों को मुझे क्यों आजाद करना चाहिए, क्योंकि मुझे आजादी का मतलब ही नहीं पता। मैं भूल चुका हूँ कि यहाँ से बाहर की दुनिया कैसी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद रेड के पैरोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेड को आजाद कर दिया जाता है। फिर रेड बाहर जा करके नौकरी करने लगता है, लेकिन बाहर की दुनिया में उसका दम घुटता है और वो बार बार सोचता है कि वो फिर से कोई क्राइम करे और उसे जेल में वापस भेज दिया जाए। और रेड सुसाइड करने की भी सोचता है। तभी उसे याद आता है कि एंडी ने उसे एक एड्रेस बताया था और वहाँ जाने के लिए कहा था। फिर रेड वहाँ से निकल पड़ता है उस जगह के लिए। वो उस जगह पे पहुंचता है और उसे वो पत्थर मिल भी जाता है और वो जैसे ही उस पत्थर को हटाता है उसे उसके अंदर एक डिब्बा मिलता है और उस डिब्बे के अंदर 2 लिफाफे होते हैं। एक लिफाफे के अंदर बहुत से पैसे होते हैं और दूसरे में एक खत होता है और खत में एंडी ने लिखा होता है कि वो उसी जगह पे उसका इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में उसने जेल में बताया था। और उस खत को पढ़ते ही रेड वहाँ से निकल पड़ता है मैक्सिको के लिए और थोड़ी ही टाइम के बाद रेड पहुँच जाता है एंडी के पास और वो देखता है कि एंडी बीच के किनारे एक नाव पे बैठ के उस नाव की मरम्मत कर रहा है। और एंडी जैसे ही रेड को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो रेड से कहता है कि उम्मीद बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।